आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पे। एक लड़के की कहानी सुनी जाए। एक लड़का जो होता है, गाय भैंस खेती बाड़ी सब कुछ करने के बाद कितनी मेहनत करता है। वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सारी परीक्षाओं को पास करता है। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद वो एक सुंदर सा सपना लेके अपने प्यारे से गांव, घर, समाज, दोस्तों सबको छोड़ करके वो शहर की तरफ जाता है और शहर में एक छोटे से कमरे में वो अपने सारे सपने को सजाता है। वह उस छोटे से कमरे में रह करके लगन से दिन रात पढ़ाई करता है। इस दौरान वह अपना समय बचाने के लिए क्या खाता है ये आपको पता है? सुबह के समय केवल दाल और चावल खाता है। सदा सदा उसका यही खाना रहता है ताकि उसका समय बच सके। सुबह का ये खाना खा करके वो कोचिंग जाता है। महीने के अंत तक उसे 6,000 से 8,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ता है। उसके मां बाप हर महीने कभी गेहूं बेच के, कभी दूध बेच के, कभी गाय बेच के, कभी खेत गिरवी रख के उसे पैसे देते हैं और हर बार पैसे देते वक्त उस बेटे से कहते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं और एक बात कहते हैं कि बेटा कुछ करो। बेटा लगातार मेहनत करता है। लगातार मेहनत के बाद वो वेट करता रहता है कि इस बार एसएससी का एग्जाम होगा, इस बार रेलवे का एग्जाम होगा, इस बार एनटीपीसी का एग्जाम होगा। लेकिन ये एग्जाम, ये बहुत दिनों तक तो फॉर्म ही नहीं आते। कई कई साल बीत जाते हैं, फॉर्म ही नहीं आते। और दूसरी बात, यदि वो लड़का यदि फॉर्म भर भी दिया तो कई कई साल तो एग्जाम ही नहीं होते। इवन 1 साल, 2 साल, 3 साल। और आपको तो ये जान के हैरानी परेशानी होगी कि कभी कभी 5 साल भी एग्जाम नहीं होते। तो कई कई साल एग्जाम ही नहीं होते। वो लड़का वेट करता रहता है और उसके बाद यदि एग्जाम हो भी जाता है तो कभी पर्चा आउट, भ्रष्टाचार की शिकार। तो मैं पूछना चाहता हूं, यह भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है और उसके बाद कभी ऐसा होता है कि अब जब एग्जाम हो भी गया तो रिजल्ट आने में देरी, रिजल्ट आने में भी वही ड्रामा रहता है। 1 महीने 2 महीने नहीं भाई, 1 साल 2 साल इवन 3 साल तक लग जाते हैं रिजल्ट आने में। और उसके बाद आता है रिजल्ट। यदि इन सारी बाधाओं को लड़के ने क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है, तो उसके बाद भी अभी बाधा कम नहीं हुई है। उसके बाद भी बचा है तो उसका ज्वाइनिंग। और ये ज्वाइनिंग भी कम खतरनाक नहीं है। ये ज्वाइनिंग भी उतनी प्रॉब्लमेटिक है जितना एग्जाम देना, पास करना। अब देखिए ना, इस ज्वाइनिंग के लिए भी बरसों इंतजार करने पड़ते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 1.5 साल, 5 साल। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि 5 साल कभी इंतजार करने पड़ते हैं एक बच्चे को। तो अब क्या होता है, सिलेक्शन के बाद उस बच्चे का शुरू होता है इंतजार कि अब ज्वाइनिंग आएगी।
ज्वाइनिंग लेटर देखने के लिए उसकी आंखें पथरा जाती हैं। 1.5 साल 2 साल तक बीत जाते हैं। वह फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगता है। मां बाप के लिए जो उसने सपने सजाए थे कि मां बाप को आराम दूंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, ये सारे सपने चकनाचूर होते नजर आते हैं। गर्लफ्रेंड से किया गया प्रॉमिस भी अब खत्म होता नजर आता है। वो बार बार पूछती है कि आखिर तुम्हारी नौकरी कब फाइनल होगी। मेरे पिताजी मेरे लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं फाइनल हो रही है। ये सारा काम चलता रहता है, लेकिन रुका रहता है तो एक चीज, बस लड़के की ज्वाइनिंग। अभी भी ज्वाइनिंग नहीं होती है। अंततः उस लड़की की शादी भी हो जाती है, लेकिन रुक जाता है तो लड़के की ज्वाइनिंग। अभी भी उस लड़के की ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो वो अभी भी इंतजार करता है। ये कहानी है वो प्रत्येक रेलवे एस्पायरेंट की। ये कहानी है प्रत्येक एसएससी की तैयारी करने वाले लड़के की। ये कहानी है प्रत्येक यूपी टीचर एस्पायरेंट की। ये कहानी है प्रत्येक राज्यों के टीचर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की। ये कहानी है प्रत्येक भारतवर्ष में एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों की। तो ये सरकारी नौकरियों का हाल है हमारे देश में। तो मैं पूछता हूं आपसे कि क्या ये इतना खराब सिस्टम, इतने खराब सिस्टम से ये सिलेक्शन होगा, किसी को नौकरी मिलेगी, उसकी पूरी जवानी ही तहस नहस कर दी जाए? तो सोचना आपको है कि आज जो बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, ये इस बढ़ती महामारी से भी बड़ी है। क्या आपको लगता है कि ये जो महामारी है वो बड़ी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इस महामारी से भी बड़ी ये बीमारी है बेरोजगारी। जानते हैं, आज सुबह मैं फ्लिपकार्ट के ऑफिस गया था। यहां थोड़ी दूर पे एक फ्लिपकार्ट का ऑफिस है। वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे सामान जो आते हैं उनको डिलीवरी बॉय डिलीवर करते हैं। तो पता है मैंने क्या देखा कि एक छोटे से हाल में लगभग सैकड़ों लोग घुसे हुए हैं। लगभग 100 लोग से ऊपर थे। एक दूसरे का शरीर एक दूसरे से टच हो रहा है। मेले की तरह भीड़ है। सारे डिलीवरी बॉय अपना सामान लेने के लिए, डिलीवरी करने के लिए लगे हुए हैं। आप बताएं मुझे, क्या उन्हें पता नहीं है कि देश में कोरोना चल रहा है? उन्हें पता है कि देश में कोरोना चल रहा है, लेकिन उनको पता है ये भी, इस महामारी से बड़ी है बेरोजगारी। वो भीड़ में इसलिए गए हैं ताकि वो ठीक से खा सके, उनके घर का नून तेल चल सके आराम से। तो इसलिए जा रहे हो। आज किसको मना करेंगे आप? आज कौन मान रहा है कि देश में महामारी है? मानता हूं देश में महामारी है, लेकिन उसके पेट का भी सवाल है। वो इसलिए वो महामारी से नहीं डर रहा है। उसे चाहिए 2 जून की रोटी, इसलिए वो कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जा रहा है। तो इस तरह का खराब व्यवस्था हो चुका है। आपको पता है, करेंटली भारत की जो जीडीपी है वो -24 के करीब चली गई है। आप इमेजिन करें कितनी बड़ी बेरोजगारी है देश में, कितनी बड़ी बेरोजगारी है। बहुत सारे लोगों को उनके जॉब से निकाल दिया गया है। आखिर ये जो काम है कोई छोटा काम तो है नहीं, तो इतनी बड़ी परेशानी है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताएं।
आप खुद सोचे कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो सीधे सीधे आपको पता चलेगा कि इसका जिम्मेदार सीधे सीधे सिस्टम है, जो सरकारी भर्तियों को लटकाना, भटकाना, अटकाना जानता है। आपको पता है कि जो एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम है, पिछले कितने दिनों से अटका हुआ है। आखिर उस एग्जाम की जो फॉर्म भरने वाले लड़के हैं वो क्या करें। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती उतने दिनों से अटकी हुई है, और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं 2016 में एक फॉर्म भरा था RO का, आप पता कर सकते हैं, और उसका एग्जाम अभी हुआ नहीं है। अब मैसेज आया है कि आप उसका एग्जाम सेंटर बदल सकते हैं, है ना। एग्जाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन अब आया है। सोचिए एग्जाम्स कब होंगे, 4 साल बीत गए। क्या ये तरीका है? ये तरीका है क्या कि मतलब 4 साल, 5 साल, 8 साल बीतते जाए? तो इस तरह के हालात हैं। अच्छा, एक बात और भी समझता हूं मैं, एक बात और भी सोचें कि क्या यदि ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता हमारे, क्या ये चीफ जस्टिस को नहीं दिखता हमारे? प्रशांत भूषण के एक ट्वीट पे उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, स्वतः संज्ञान लेते हुए। अरे हद हो जाती है। तब तो प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर दिया, चीफ जस्टिस जो हार्ले डेविडसन बाइक पे बैठे हुए थे उसको ट्वीट कर दिया, और ट्वीट करने के बाद यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। अरे सुप्रीम कोर्ट जी, आप एक बार हमारा भी तो संज्ञान ले लीजिए ना। 1 सितंबर को पूरे दिन ट्विटर ट्रेंड करता रहा #स्पीक अप फॉर SSC रेलवे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, इस पे संज्ञान नहीं लेगा। ये ख्याल आता नहीं है। तो मैं आपसे एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट केवल खुद के मामले न देखें। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी एक बार जो वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर के मुद्दे हैं, उनको भी तो देखें। एक बार छात्रों की जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो नौकरियों में गिरावट आ रही है, उसका भी तो स्वतः संज्ञान लेना। प्रशांत भूषण में एक दिन में कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इतने दिनों से इन नौकरियों को फंसाने वालों को कब कार्रवाई होगी आपकी? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। यूपी में 69,000 टीचरों का मामला कितने दिनों से लंबित है? मैं पूछना चाहता हूं कि उसका जिम्मेदार कौन है? एक तो विज्ञापन गलत निकाला जाता है सरकार के द्वारा, उसके बाद से रेगुलर उसको लटकाया, भटकाया और अटकाया जाता है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर क्यों नहीं हमारी कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती? हम तो रोज रोज रीड करने के बाद भी हमारे कोई संज्ञान नहीं लेता। फैसला भी आने में कितने दिन लग जाते हैं, और प्रशांत भूषण को कुछ ही दिनों में सजा हो जाती है। ये क्या मामला है? अच्छा, दूसरी बात ये मैं बताऊं, अभी हाल ही में देखिए ना, जेई और नीट के एग्जाम के लिए उन छोटे बच्चों को खींच खींच के ले जाया जा रहा है जबरदस्ती कि चलो एग्जाम दो, जेई का और नीट का। और आखिर हमारा एनटीपीसी और रेलवे का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? अब क्यों नहीं संज्ञान लेते? क्यों नहीं सोचते? हमारी सरकारें क्यों नहीं जागती? केवल और केवल इन्हें आता है तो क्या, केवल बहकावा, डाइवर्ट करना। केवल हमारी सरकारों ने हमें डाइवर्ट करना सीख लिया है, और हम भी एक तरह से
आंख मूंद के इन पे विश्वास करते रहते हैं। अरे थोड़ा सा तो मतलब वो करो कि हमने इतना विश्वास किया, हमने इतना सपोर्ट किया आपका, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो हमारा भी बनता है ना। आप करते क्यों नहीं हैं? सीधे सीधे आप इसका जवाब दें। आप इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आप कभी रोजगार की बात करते क्यों नहीं हैं? आप झूठ मूठ का ये रोजगार, पकौड़ा तलना, ये तलना, खिलौने बनाना, ये सब करते हैं। आखिर सरकारी नौकरियों की बात करते क्यों नहीं हैं? तो इस तरह की बात है। अच्छा, एक बात और भी मैं बताऊं कि वर्तमान में क्या है कि सारी चीजें प्राइवेट कर दी जाए। जो चीज आपके बस का नहीं है उसे सीधे सीधे प्राइवेट कर दीजिए। क्या क्या उसको सुधारा नहीं जा सकता है क्या? आपने सबने हाथ खड़ा कर लिया है। लोकसभा में 500 से अधिक मेंबर क्या टुकुर टुकुर मुंह ताकने के लिए हैं? ये 500 मेंबर कर क्या रहे हैं? आए दिन सुनते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चला कि ये प्राइवेट हो गया, सुबह पता चला कि 3 एयरपोर्ट ही प्राइवेट हो गए, उनका संचालन अंडानी देखेंगे। तो ये जो भी चीज आपसे नहीं संभले सीधे सीधे दूसरे को दे दे। इतनी बड़ी व्यवस्था है आपके पास, आपसे नहीं चल पा रही है। इतने सारे लोग हैं, इतने सांसद हैं, ये नहीं चला पा रहे हैं। सीधे सीधे एक आदमी को दे देने पे चलने लगता है। तो आप देखें, एक तरह से इन पे संज्ञान लें। प्राइवेटाइजेशन, दिन रात प्राइवेटाइजेशन, इन चीजों को सपोर्ट करने वाले भी जाने। प्राइवेटाइजेशन, यदि आपको लगता है कि सारी चीजें प्राइवेट हो जाए तो अच्छी है, सरकारी चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप कर दे प्राइवेट। लेकिन याद रखिएगा, जब कोविड के समय देश संकट में चल रहा था तो सरकारी अस्पताल ही काम आए। सरकारी डॉक्टर, सरकारी नर्सें, सरकारी पुलिस, सफाई कर्मी, ये काम आ रहे थे। इवन प्राइवेट क्लिनिक वाले डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया था। तो आपको जरूरत है। अच्छा, एक बात और, यदि आप सारी चीजों को प्राइवेट कर देते हैं तो क्या आप बैठ के झुनझुना बजाएंगे? क्या सरकार को नहीं प्राइवेट कर देना चाहिए? सरकार भी प्राइवेट हो जाए और भी अच्छा रहेगा। सरकार का तो कुछ काम होना चाहिए ना। तो इसलिए प्लीज आप अपनी नींद से जागे, सही डिसीजन लें। इस देश में बेरोजगारी इतनी चरम पे बढ़ गई है कि उससे बड़ी कोई महामारी नहीं हो सकती है। प्लीज आप बंद कीजिए नाटक। कभी थाली बजाना, कभी ताली बजाना, ये सब ड्रामों से नहीं हो सकता है। आप सीधे सीधे बात करें। नौजवानों को रोजगार कब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? आपने इतने सारे मन की बात हुए, किसी में आपने इस मुद्दे पे बात नहीं किया है। आप सबको यकीन नहीं होता है तो आप एक बार जाके देखें। ये कैसा आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भर भारत है, जहां पे सभी लोग बेरोजगार हैं। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। नहीं, भारत बेरोजगारों का देश है। पहले हुआ करता था, प्राइवेट लोग काम करते करते सरकारी हो जाते थे, लेकिन आज सरकारी लोग काम करते करते प्राइवेट हो गए हैं, प्राइवेट हो जा रहे हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कब वो प्राइवेट हो जाए, उनको डर सता रहा। आज भी रेलवे के लोग बहुत सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। उनका भी प्राइवेटाइजेशन, उनके भी सर पे तलवार लटकी हुई है। तो प्लीज इन सारी चीजों को आप स्टॉप करें, रियल मुद्दे पे बात करें।
देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे बात करें, मन की बात करें, देश की में बढ़ती बेरोजगारी पे बात करें, ये सारे मुद्दे रियल मुद्दे हैं। और मैं अंततः नौजवान साथियों से एक बार अनुरोध करूंगा कि आपका मुद्दा ये है, आप यकीन मानिए आपको भटकाया जाता है, आप पढ़ते हैं लिखते हैं, आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो सीधे सीधे आप अपने लिए आवाज उठाएं। आपका मेन मकसद काम है, आप अपने लिए रोजगार ढूंढें। इस चीज के लिए ये सारी चीजें जो दिखाई जा रही है, ये सारे आपको बहकावे के लिए दिखाई जाती है। और मीडिया भाई साहब तो इतनी गिर गई है, आज की हद हो गई है। ट्विटर पे पूरे दिन ट्रेंड कर रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे, बट किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। उसे दिखाना है तो क्या, रिया को कब छींक आती है, अमिताभ बच्चन चैन से सोए, अनुष्का भाभी की प्रेगनेंसी कितने दिनों की हो गई, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आखिर इन सब से मिलता क्या है? तुम रियल मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? तमाम लोग सुशांत की तरह सुसाइड कर रहे हैं, उनकी भी तो बात कर लो एक बार ना। कभी तो मीडिया पे आओ, कभी तो ओरिजिनल चीजों पे बात करो और देख लो, यदि ऐसा ही करते रहे तो एक दिन देश का नौजवान तुम्हें बाइकआउट कर देगा। मैं एक बार लास्ट में कहना चाहूंगा अपने दोस्तों से, इन सारे मीडिया चैनलों को जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो बेरोजगारों की बात नहीं सुनते, नौजवानों की बात नहीं सुनते, किसानों की बात नहीं सुनते, उन पे बात नहीं करते, केवल झूठे आडंबर करते हैं, उनको बाइकआउट करें, प्लीज बाइकआउट करें। और इस वॉइस को, मेरी इस आवाज को अन्य लोगों को समझाएं, अन्य लोगों को बताएं, अन्य लोगों को भेजें, ताकि वो भी अपने अधिकार के लिए जागे, वो भी समझे कि इस देश में क्या चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी आवाज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि सभी लोग इस चीज पे सोचे समझे। मैं ये नहीं कहता कि आपको यकीन हो जाए कि बार में, आप खुद सोचें। यदि आप ऐसा सोचते रहते हैं तो आने वाले समय में मुझे यकीन है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार होंगे। तो इसलिए प्लीज जागे। सरकार, आप यदि जाग जाते हैं तो सरकार अर्थव्यवस्था पे बात करेगी, बेरोजगारी पे बात करेगी और बेशक सुधरेगा, लेकिन बात होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को आगे पहुंचाएंगे ताकि ये बात चलती रहे, रुके ना। धन्यवाद।